हमारे प्लैनेट के ओशंस का यह वास्ट ब्लू एक्सपांस सिर्फ एक बहुत बड़े पानी के बॉडी से कहीं ज्यादा है। यह अर्थ के क्लाइमेट सिस्टम का दिल है, एक डायनामिक और पावरफुल फोर्स जो वेदर पैटर्न्स को कंट्रोल करता है, लाइफ को नर्चर करता है और हमारी दुनिया को कई तरीकों से शेप देता है। ओशंस प्लैनेट के प्राइमरी रिजर्वोयर के रूप में काम करते हैं, सिर्फ पानी के लिए ही नहीं बल्कि एनर्जी और एसेंशियल मिनरल्स के लिए भी। वे हमारे क्लाइमेट के सेंट्रल इंजन हैं, जो बहुत ज्यादा सोलर एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हैं, इस हीट को स्टोर करते हैं और फिर इसे करंट्स के एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के जरिए पूरे ग्लोब में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओशन हीट बजट का कॉन्सेप्ट घर या देश के फाइनेंशियल बजट जैसा है। यह आने वाली और जाने वाली सारी एनर्जी का एक केयरफुल हिसाब है। इस केस में करेंसी हीट है। हीट बजट बताता है कि ओशन को कितनी हीट मिलती है, कितनी वह खो देता है और यह थर्मल एनर्जी कैसे स्टोर और रिडिस्ट्रीब्यूट होती है। यह बैलेंस बहुत डायनामिक है और ओशन का टेम्परेचर डिसाइड करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर इनकमिंग हीट लगातार आउटगोइंग हीट से ज्यादा हो तो ओशन का ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसके उलट अगर ओशन जितनी हीट लेता है उससे ज्यादा खो देता है तो वह ठंडा हो जाएगा। इस बजट में एक स्टेबल इक्विलिब्रियम बनाए रखना ही ओशन को एक मैसिव ग्लोबल थर्मोस्टेट के रूप में काम करने देता है, जिससे अर्थ का क्लाइमेट मॉडरेट होता है। ओशन के हीट बजट के प्राइमरी एलिमेंट्स कई तरह के हैं। सबसे सिग्निफिकेंट इनपुट बिना किसी सवाल के सूरज से आने वाला सोलर रेडिएशन है। ओशन अपने ऊपर के एटमॉस्फेयर के साथ लगातार इंटरैक्ट करता रहता है, जिससे हीट का लगातार एक्सचेंज होता रहता है। यह एक्सचेंज गेन या लॉस हो सकता है, जो हवा और पानी के रिलेटिव टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। एक बार जब यह हीट ओशन में आ जाती है तो वह स्थिर नहीं रहती। इसे सरफेस करंट्स द्वारा वास्ट दूरियों तक हॉरिजॉन्टली ट्रांसपोर्ट किया जाता है। डीप ओशन करंट्स द्वारा भी हॉरिजॉन्टली ट्रांसपोर्ट किया जाता है और मिक्सिंग की प्रोसेस से वर्टिकली भी। इस इंट्रिकेट बैलेंस शीट को समझना फंडामेंटल है, यह समझने के लिए कि ओशन लोकल वेदर इवेंट से और लॉन्ग टर्म ग्लोबल क्लाइमेट ट्रेंड्स तक सब कुछ कैसे इन्फ्लुएंस करता है। ओशन की सतह को एक जायंट सोलर पैनल समझो। ट्रॉपिकल रीजन्स जहां ज्यादा डायरेक्ट सनलाइट मिलती है वे नेट हीट गेन के एरियाज हैं। पोलर रीजन्स दूसरी ओर कम एंगल पर सनलाइट रिसीव करते हैं और रिफ्लेक्टिव आइस से ढके होते हैं, जिससे वे नेट हीट लॉस के एरियाज बन जाते हैं। अगर इस एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करने का कोई मैकेनिज्म न होता तो ट्रॉपिक्स लगातार गर्म होते जाते और पोल्स लगातार ठंडे होते जाते। यह ओशन का हीट बजट है जो करंट्स द्वारा चलता है, जो इस एक्सट्रीम सिनेरियो को रोकता है, इक्वेटर से पोल्स की ओर वार्म ट्रांसपोर्ट करके, जिससे प्लेनेट का टेम्परेचर रेगुलेट होता है। इस थर्मल अकाउंटिंग के इम्प्लीकेशंस बहुत गहरे हैं। एक बैलेंस्ड हीट बजट क्लाइमेटिक स्टेबिलिटी इंश्योर करता है। हालांकि एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज के करंट एरा में यह बजट तेजी से इम्बैलेंस्ड हो रहा है। 1970 के दशक से एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसों द्वारा ट्रैप की गई 90% से ज्यादा एक्सेस हीट ओशंस ने अब्सॉर्ब कर ली है। इसका मतलब है कि हीट लेजर का इनकम साइड बढ़ रहा है, जिससे ओशन टेम्परेचर में लगातार इजाफा हो रहा है। ओशन के हीट कंटेंट में यह सीमिंगली छोटी सी वृद्धि के मैसिव रिपरकशंस हैं, जो ज्यादा इंटेंस स्टॉर्म्स को बढ़ावा देती है, थर्मल एक्सपेंशन से सी लेवल राइज का कारण बनती है और मरीन इकोसिस्टम को खतरा पहुंचाती है, जिससे हीट बजट का स्टडी पहले से कहीं ज्यादा क्रिटिकल हो गया है। विंड ड्रिवन सरफेस करंट्स का सिस्टम। ओशन सरफेस पर लगातार बहने वाली हवाएं जैसे ट्रेड विंड्स पानी को अपने साथ बहा ले जाती है, जिससे जायरस नाम के वास्ट रोटेटिंग करंट्स बनते हैं। ये करंट्स ओशन के अंदर मैसिव रिवर्स की तरह काम करते हैं, बहुत ज्यादा पानी और उसमें मौजूद हीट को मूव करते हैं। इसका एक प्राइम एग्जांपल है अटलांटिक में गल्फ स्ट्रीम, जो गर्म ट्रॉपिकल पानी को नॉर्थवर्ड ले जाता है, जिससे नॉर्थ अमेरिका की ईस्ट कोस्ट और वेस्टर्न यूरोप का क्लाइमेट काफी गर्म हो जाता है। सरफेस के अलावा एक धीमा, गहरा और शायद ज्यादा पावरफुल सर्कुलेशन सिस्टम भी काम कर रहा है, द थर्मोहेलिन सर्कुलेशन, जिसे अक्सर ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट कहा जाता है। यह सर्कुलेशन हवा से नहीं चलता, बल्कि पानी की डेंसिटी में डिफरेंसेस से चलता है।
जो टेम्परेचर और सैलिनिटी से तय होती है। पोलर रीजन्स में, खासकर नॉर्थ अटलांटिक में, सरफेस का पानी बहुत ठंडा हो जाता है और जैसे जैसे सी आइस बनती है बहुत सॉल्टी हो जाता है। यह ठंडा सॉल्टी पानी अपने आसपास के पानी से ज्यादा डेंस होता है, इसलिए यह डीप ओशन में डूब जाता है। जैसे ओशन हीट के लिए एक बजट मेंटेन करता है, वैसे ही यह सॉल्ट के लिए भी एक रिमार्केबली स्टेबल लॉन्ग टर्म बजट मेंटेन करता है। सॉल्ट बजट टर्म का मतलब है उन सभी प्रोसेसेस का कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंटिंग जो ओशन में सॉल्ट या सैलिनिटी ऐड करते हैं और जो इसे रिमूव या डिल्यूट करते हैं। ओशन की एवरेज सैलिनिटी 35 पार्ट्स पर 1000 या 3.5% के आसपास रहती है। इसका मतलब है कि हर 1000 ग्राम सी वाटर में लगभग 35 ग्राम डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स होते हैं। यह एवरेज जियोलॉजिकल टाइम में रिलेटिवली कांस्टेंट रहता है, पर ओशन के अलग हिस्सों में सैलिनिटी लोकल और रीजनल फैक्टर्स से सिग्निफिकेंटली वेरी करती है, क्योंकि सैलिनिटी और टेम्परेचर दोनों सी वाटर डेंसिटी के प्राइमरी ड्राइवर्स हैं। सॉल्ट बजट का कॉन्सेप्ट डायनामिक बैलेंस है। ऐसा नहीं कि इनपुट्स और आउटपुट्स बंद हैं, बल्कि लॉन्ग पीरियड्स में ऐड और रिमूव की रेट्स लगभग इक्वल रहती हैं। प्राइमरीली लैंड पर रॉक्स की वेदरिंग से सॉल्ट को रिमूव या डाइल्यूट करने वाले प्रोसेसेस भी कांस्टेंट हैं, जैसे रेनफॉल और रिवर रन ऑफ। यह इक्विलिब्रियम सैकड़ों मिलियंस ऑफ ईयर्स से बना हुआ है। कोई भी सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म डिसरप्शन ओशन के फिजिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टर को बदल देगा। ओशन में घुले हुए सॉल्ट्स का प्राइमरी सोर्स खुद लैंड ही है। लाखों सालों से केमिकल वेदरिंग का प्रोसेस कॉन्टिनेंट्स पर रॉक्स को तोड़ता रहता है। बारिश का पानी जो थोड़ा एसिडिक होता है, इन रॉक्स से मिनरल्स को घोलता है। एक और बड़ा सोर्स सीधे सी फ्लोर से आता है। डाइल्यूटिंग फैक्टर्स भी हैं। सबसे वाइड स्प्रेड है प्रेसिपिटेशन। रिवर रन ऑफ बड़े फ्रेश वाटर सोर्स हैं। ऑर्गेनिज्म अपने शेल्स के लिए कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका सी स्प्रे छोटे सॉल्ट पार्टिकल्स को लैंड पर ले जाता है। यह सोर्स एंड सिंक बैलेंस ओशन की लाइफ सस्टेनिंग सैलिनिटी को बनाए रखता है। जैसा कि बताया गया है, सैलिनिटी थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन का एक की कंपोनेंट है। सरफेस सैलिनिटी में बदलाव, जैसे नॉर्थ अटलांटिक में, सिंकिंग रेट को अफेक्ट कर सकता है। जहां पार्टिकल्स की एक स्लो कंटिन्यूअस बारिश बहुत लंबे टाइम तक जमा होती रहती है। ये जमा हुए मटेरियल्स ओशन डिपॉजिट्स या मरीन सेडिमेंट्स के नाम से जाने जाते हैं। ये एक ब्लैंकेट बनाते हैं जो लगभग पूरे सी फ्लोर को कवर करता है, जिसकी थिकनेस यंग मिड ओशन रिजेस पर एक पतली लेयर से लेकर कॉन्टिनेंट्स के पास कई किलोमीटर्स तक वेरी करती है। ये सेडिमेंट्स असल में अर्थ के सबसे एक्सटेंसिव हिस्टोरिकल आर्काइव हैं। हर लेयर में ओशन और प्लेनेट पर उस टाइम मौजूद कंडीशंस का एक फिजिकल और केमिकल रिकॉर्ड होता है जब वो डिपॉजिट हुई थी। इन डिपॉजिट्स को स्टडी करके साइंटिस्ट पुराने क्लाइमेट्स को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। साइंटिस्ट्स इन्हें उनके ओरिजिन के बेसिस पर मेनली 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। टेरिजेनस डिपॉजिट्स लैंड से बनते हैं, विंड के थ्रू ओशन तक पहुंचते हैं। इसमें बड़े ग्रेवल और सैंड कोस्ट के पास मिलते हैं। इसमें फाइन क्ले पार्टिकल्स भी होते हैं जो हजारों किलोमीटर्स तक सस्पेंशन में जा सकते हैं। इनकी कंपोजिशन सीधे उस लैंडमास की जियोलॉजी बताती है जहां से ये आए। बायोजेनस डिपॉजिट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बचे हिस्सों से बनते हैं। ये हार्ड पार्ट्स हैं, शेल्स, स्केलेटन्स और टेक्स्ट्स। जब ऑर्गेनिजम्स मरते हैं तो ये पार्ट्स सी फ्लोर पर डूब जाते हैं। कैल्केरियस ऊजेस हैं, सिलिसियस ऊजेस हैं। ये बायोजेनस सेडिमेंट्स पास्ट मरीन लाइफ और केमिस्ट्री का रिकॉर्ड देते हैं। हाइड्रोजनस डिपॉजिट्स सी वाटर से केमिकल प्रेसिपिटेशन से बनते हैं। उदाहरण मैंगनीज नोड्यूल्स। ये एबिसल प्लेन्स पर लाखों सालों में धीरे धीरे बनते हैं। कॉस्मोजेनस डिपॉजिट्स आउटर स्पेस से आते हैं। ये कुल सेडिमेंट का छोटा हिस्सा है, पर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इनफ्लक्स की वैल्यूएबल जानकारी देते हैं। लैंड से दूरी, पानी की गहराई, ओशन केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। टेरिजेनस डिपॉजिट्स जो कॉन्टिनेंट से आते हैं, कॉन्टिनेंटल मार्जिन के साथ सबसे ज्यादा मिलते हैं। सैंड जल्दी सेटल हो जाते हैं। सबसे बारीक क्ले पार्टिकल्स करंट्स द्वारा गहरे ओशन में बहुत दूर तक ले जाए जा सकते हैं, जिसे अक्सर रेड क्ले कहा जाता है। मैसिव डेल्टा टेरिजेंस सेडिमेंट का बहुत बड़ा एक्यूमुलेशन है। बायोजेनस डिपॉजिट्स जो मरीन ऑर्गेनिज्म के बचे हुए हिस्सों से बनते हैं और उन रीजन्स में
जहां सरफेस वाटर प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। कैल्केरियस ooze, जो कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं, डीप ओशन बेसिन के उथले हिस्सों में फैले हुए हैं, एक निश्चित गहराई से नीचे, जिसे कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ कहा जाता है, कि ये कैल्शियम कार्बोनेट को उसके जमा होने की स्पीड से ज्यादा तेजी से घोल देता है। इसलिए कैल्केरियस ooze ओशन के सबसे गहरे हिस्सों में नहीं मिलते हैं। सिलिसियस ooze, जो सिलिका से बने होते हैं, ये एरियाज आमतौर पर पोलर रीजन्स के न्यूट्रिएंट रिच वाटर्स में पाए जाते हैं, खासकर अंटार्कटिका के आसपास और इक्वेटोरियल अपवेलिंग जोन में। यूपीएससी एग्जामिनेशंस जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स की तैयारी करने वालों के लिए इन इंटरकनेक्टेड कॉन्सेप्ट्स की एक अच्छी समझ क्लाइमेट चेंज, रिसोर्स मैनेजमेंट और एनवायरमेंटल पॉलिसी जैसी ग्लोबल चैलेंजेस को समझने के लिए बहुत जरूरी है। यह ऐसे इन कॉम्प्लेक्स ओशियानिक प्रोसेसेस को डीमिस्टिफाई करने का एम रखता है, उन्हें एक क्लियर और एक्सेसिबल तरीके से प्रेजेंट करते हुए हम अर्थ सिस्टम में ओशन के क्रिटिकल रोल की एक कॉम्प्रिहेंसिव और एग्जामिनेशन रेडी समझ बना सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। ओशन के हीट बजट्स को कंट्रोल करने वाले इंट्रिकेट प्रोसेसेस केवल साइंटिफिक क्यूरियोसिटीज नहीं है। ओशन के सॉल्ट बजट्स को कंट्रोल करने वाले इंट्रिकेट प्रोसेसेस केवल साइंटिफिक क्यूरियोसिटीज नहीं है, और उसके फ्लोर पर डिपॉजिट्स का धीरे धीरे जमा होना भी सिर्फ क्यूरियोसिटीज नहीं है। ये वो फंडामेंटल मैकेनिज्म्स हैं जो हमारे प्लैनेट के क्लाइमेट को डिफाइन करते हैं। ओशंस अर्थ के ग्रेट थर्मल रेगुलेटर की तरह काम करते हैं। यूपीएससी छात्रों के लिए इन कनेक्शंस को समझना सिर्फ फैक्ट्स याद करना नहीं है। The ocean is both Earth's thermostat. The ocean is its library of evidence.